भाग एक हिस्सा दो। गला फाड़ फाड़ कर हंसते हैं बितियाते हैं। ट्राम स्टॉप पर धमाचौकड़ी मचाई है। उनके जाने के बाद सड़क धीरे धीरे सुनी हो गई। अब अब तक सारे मैटनी शो शुरू हो चुके होंगे। इक्का दुक्का दुकानदार और एक आध बिल्ली ही सड़क पर नजर आती थी। सड़क के किनारे लगी अंजीर के पेड़ों की कतार के ऊपर आसमान साफ था, लेकिन धूप तेज नहीं थी। सामने की पटरी का तंबका तंबाकू वाला भीतर से एक कुर्सी निकाल ले आया था और अपने दरवाजे के सामने फुटपाथ पर दोनों टांगे इधर उधर करके कुर्सी की पीठ पर बाहें टेक कर बैठ गया। कुछ क्षण पहले ट्राम में भरी जा रही थी, अब एक एकदम खाली हो गई है। तंबाकू वाले की बगल के छोटे से खाली रेस्टोरेंट शेपियरों में वेरा बुरादा झाड़कर बाहर निकल रहा था। हूबहू इतवार की सांझ थी। मैंने भी अपनी कुर्सी घुमाई और सामने की तंबाकू वाले की तरह टांगे इधर उधर करके बैठ गया। वह ज्यादा आरामदेह था। दो सिगरेट फूंक चुकने के बाद उठा और भीतर कमरे में जाकर चॉकलेट की टिकिया उठा लाया। सोचा खिड़की पर खड़े होकर खाऊंगा। देखते देखते आसमान में बादल गिर आए तो लगने लगा कि अब अंधड़ आने वाला है। खैर, बादल तो धीरे धीरे सरक गए, लेकिन जाते जाते सड़क पर बारिश का सा खतरा जरूर पैदा कर गए। यानी गहरा अंधेरा और नमी छा गई। देर तक खड़ा खड़ा मैं आसमान को निहारता रहा। 5 बजे फिर ट्रामों की टन टन गूंजने लगी। हमारे शहर के बाहर की बस्ती में फुटबॉल का मैच था। वहां से भरी भराई लौट ट्रेन ने वहां से भरी भराई लौट रही थी। पीछे के पट्टों पर भी भीड़ लगी थी और लोग सीढ़ियों पर लदे थे। फिर एक ट्रेन खिलाड़ियों के दल को लेकर आई, जिनके हाथ में सूटकेस थे। उन्हें मैं देखते ही जान गया कि ये खिलाड़ी यही हैं। ये लोग गला फाड़ फाड़ कर अपने दल का गाना गा रहे थे। यारों, गेंद बढ़ाए जाओ, एक मेरी ओर देख कर चिल्लाया। छक्के छुड़ा दिए सालों के। मैंने भी जवाब में हाथ हिलाया और चिल्लाकर बोला, शाबाश। इसके बाद प्राइवेट कारों की अटूट लेन डोरी शुरू हो गई। आसमान के तेवर फिर बदले। छतों के पार सिंदूरी रोशनी फैलने लगी। जैसे जैसे गोधूली हो रही थी, सड़क की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। लोग बाग लोग बाग सैर सपाटा करके लौट रहे थे। आने वालों में वही चुस्त दुरुस्त छोटा सा आदमी और उसकी मोटी ताजी पत्नी दिखाई दिए। थके मांदे बच्चे माँ बाप के पीछे ठुनठुनाते घसीटते चले आ रहे थे। कुछ देर बाद मोहल्ले के सिनेमाघरों की भीड़ टूटी। मैंने देखा, सिनेमा देखकर आने वाले नौजवान बड़े जोश खरोश के साथ हाथ पांव हिलाते लंबे लंबे डग भरते चले आ रहे हैं। साधारणतः ये लोग ऐसे नहीं चलते जैसा सिनेमाघरों से आ रहे हैं। वह जरूरी पश्चिमी मारदाड़ किस्म का कोई खेल होगा। शहर के बीच के सिनेमाघरों से आने वाले कुछ ठहर कर आए। ये ज्यादा संजीदा थे। यूं कुछ हंस भी रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर बड़े लस्त पस्त और थके मांदे दिखते थे। अब भी मेरी खिड़की के पीछे मटर गश्ती करते छूट गए थे। तभी बाहां में बाहां डाले लड़कियों का एक झुंड आया। खिड़की के नीचे वाली नौजवान एक तरफ झुककर इस अदा से चलने लगा कि उनसे शरीर रगड़ते हुए निकले। उन्होंने कुछ बोलियां भी कसी, जिन्हें सुनकर लड़कियां सिर घुमा घुमा कर खिल खिल कर हंसने लगी। इन लड़कियों को मैं पहचानता था। ये इधर के हिस्से की ही रहने वाली थी। जान पहचान की दो तीन ने ऊपर देखकर मेरी तरफ हाथ हिलाए। तभी सड़क की बत्तियां एक साथ भक से जल उठी और अंधेरे आसमान में जो तारे टिमटिमाने लगे थे वे सब के सब एकदम फीके पड़ गए। इतनी देर सड़क की हलचल और तरह तरह की बदलती रोशनियों को देखते देखते मेरी आंख दर्द करने लगी। बत्तियों के नीचे प्रकाश के झरने जल रहे थे। रह रहकर कोई ट्राम गुजर रही थी और उसकी रोशनी में किसी लड़की के बाल, मुस्कुराहट या चांदी की चूड़ियां झलक उठती। इसके बाद धीरे धीरे ट्रामें कम होती गई। पेड़ों और बस्तियों के ऊपर के आसमान का अंधेरा घना और गाढ़ा गाढ़ा मखमली होता गया और धीरे धीरे सड़क खुद ब खुद सूनी हो गई। आखिर चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। देखा, सांझ वाली वही बिल्ली निर्जन सड़क को निहायत इत्मीनान से टहलती हुई पार कर रही थी। अब मुझे ख्याल आया कि खाने पीने का कुछ जुगाड़ होना चाहिए। सिर झुका कर नीचे धीरे देखते देखते मैं अपनी कुर्सी की पीठ पर इतनी देर से लदा था कि अंगड़ाई ली तो गर्दन दर्द करने लगी। नीचे झुककर कुछ डबल रोटी और सेवइयां खरीदी। खाना पकाया और खड़े खड़े ही खा डाला। मन था कि खिड़की पर खड़े खड़े ही एक सिगरेट और फूंक लूं, लेकिन रात में काफी ठंड पड़ने लगी थी, सो विचार छोड़ दिया। खिड़की बंद करके भीतर आया तो निगाह शीशे पर पड़ी। देखा, उसमें मेज का एक कोना दिखाई दे रहा है। उस पर स्पिरिट का लैंप
स्पिरिट का लैंप और पास में डबल रोटी के कुछ टुकड़े पड़े हैं। तब मुझे तब मुझे एकाएक लगा कि चलो, एक रविवार को जैसा तैसे पार हुआ। माँ का अंत्येष्टि संस्कार हो गया। अब कल से फिर वही दफ्तर का राग शुरू हो जाएगा। सचमुच मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ जैसे का तैसा है। 3 सुबह दफ्तर में बड़ा काम था। साहब का मिजाज खुश था। उन्होंने पूछा, बहुत थक तो नहीं गए? इसके बाद ही माँ की उम्र पूछी। मैं कुछ देर सोचता रहा। गलती न कर जाऊं इसलिए बताया, होगी यही कोई 60 के आसपास। इससे पता नहीं क्यों उनके चेहरे पर जरा बेफिक्री आ गई और लगा जैसे विचारों में डूब गए। बात खत्म होगी। डेस्क पर मेरे लिए जहाजी बेल्टियों का गट्ठर लगा रखा था। सबको निपटाना था। दोपहर को खाना जाने से पहले मैंने हाथ धोए। दोपहर को हाथ धोने में मुझे हमेशा बड़ा मजा आता है, लेकिन लोगों के इस्तेमाल से वॉश बेसिन के ऊपर डंडे से लिपटी तौलिए पानी से तरबतर हो जाती है, इसलिए संध्या को उतना अच्छा नहीं लगता। एक बार मैंने साहब से इस बात की शिकायत की थी कि, लेकिन उनके लिए यह कोई महत्वपूर्ण बात न थी। हाँ, यह सब बस यह कहकर रह गए कि बड़े अफसोस की बात है। और दिनों के मुकाबले आज कुछ और देर से अर्थात 12:30 तक दफ्तर से निकला। चालान विभाग से काम करने वाला एमेनुएल भी साथ था। दफ्तर की बिल्डिंग का मुंह समुद्र की ओर था। हम लोग कुछ देर सीढ़ियों पर खड़े खड़े हजारों जहाज़ों की लदाई उतराई देखते रहे। धूप अचानक तेज थी। तभी जंजीरों की खनन खनन और इंजन की फटाफट की आवाज़ें छोड़ता एक बड़ा सा ट्रक सामने से आता दिखाई दिया। इमानुएल ने सुझाया, आओ लपक कर इस पर चढ़ जाएं। मैंने दौड़ लगाई। ट्रक काफ़ी आगे निकल गया था, सो हमें खासी दूर तक उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। इंजन के शोर शराबे और गर्मी के कारण मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। होश था तो बस इतना कि हम लोग समुद्र के किनारे किनारे क्रेनों और चरखियों के बीच अंधाधुंध भागे चले जा रहे हैं। मैंने ट्रक को पहले पकड़ा। छलांग लगाकर जब सही सलामत उस पर ऊपर पहुंच गया तो इन इमैनुअल को भी अपनी बगल में खींच लिया। एक तो दोनों की वैसे ही सांस फूली हुई थी, फिर ऊपर से सड़क पर बिखरी गिट्टियों के कारण ट्रक के उछल कूद ने हालत और भी खस्ता कर डाली। इमैनुअल बत्ती सी दिखाकर खुशी से हंसने लगा। हाफते हाफते कान में बोला, आखिर किला फतेह कर ही लिया। सेलेस्ते के रेस्टोरेंट तक पहुंचते पहुंचते तो हम लोग पसीने से लथपथ हो गए थे। सामने की ओर निकली मूंछों वाला सेलेस्ते तोंद पर फूला चोगा एप्रेन चढ़ाए उसी दरवाजे की पास वाली अपनी बंदी जगह पर डटा था। मुझे देखकर उसने हमदर्दी जताई। बहुत दुख हो तो नहीं हो रहा है ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भूख के मारे मेरा दम निकले जा रहा है। चटपट खाना खाया और ऊपर से कॉफ़ी की तह जमा दी। सीधा घर पहुंचा। एक आध गिलास शराब चढ़ा ली थी, इसलिए हल्की सी झपकी ली। जागकर बिस्तर छोड़ने से पहले एक सिगरेट फूकी। देर हो गई थी, इसलिए फुर्ती से दौड़कर ट्रेन पकड़नी पड़ी। दफ्तर में काफ़ी दफ्तर में भी काफ़ी घुटन थी। ऊपर से सारी संध्या बुरी तरह घुटना पड़ा। दफ्तर बंद हुआ तो जान में जान आई। माल लादने वाले समुद्री घाट पर जाकर शीतल ठंडे वातावरण में कुछ देर तक चहलकदमी करता रहा। आसमान हरा हरा हो रहा था। दफ्तर के दमघोटू माहौल से निकलकर यहाँ बड़ा सुखद सुहावना लगता था। खैर, आलू उबालने के लिए चढ़ाने थे तो सीधा घर आया। हाल में अंधेरा था। जैसे ही सीढ़ियों चढ़ने लगा कि बूढ़े सलामानों से टक्कर हो गई। हम हमारे तल्ले पर ही रहता है ये हमारे तल्ले पर ही रहता है। हस्व मालूम कुत्ता था साथ था। पिछले 8 सालों से दोनों अभिन्न की तरह रहते हैं। देखने में उसका यह स्पेनियल कुत्ता काफ़ी कुरूप और जंगली लगता है। मेरा ख्याल है खाज जैसी कोई बीमारी भी उसके शरीर पर है, तभी तो बाल उड़ गए हैं और सारा शरीर कत्थई चकत्तों से भरा पड़ा है। शायद अपने छोटे से कमरे में हमेशा कुत्ते के साथ ठूसे रहने के कारण सलमानों ने भी उससे बहुत से गुण ले लिए हैं। उसके मूंछ जैसे बाल बहुत कम हो गए हैं और चेहरे पर लाल लाल चटके पड़ गए हैं। उधर कुत्ते ने अपने मालिक को कंधे से कोड़ने और कमर झुकाकर चलने की आदत सीख ली है और वह हमेशा थूथन सामने निकाले नाक से जमीन छूता हुआ चलता है। मगर एक बात बड़ी मज़ेदार है, दोनों एक दूसरे से मिलते चाहे जितने हों, एक को दूसरा फूटी आंख नहीं सुहाता। दिन में 2 बार बुड्ढा कुत्ते को घुमाने ले जाता है, 11 और 6 बजे। पिछले 6 साल से इसे घूमने में कभी कोई फर्क नहीं आया। अब आप जब चाहें यह रियू डी लियों
में दोनों को देख लीजिए। सारा दम लगाकर कुत्ता मालिक को इस बुरी तरह से घसीटता ले जा रहा होगा कि लगेगा बड़ो अब गिरे अब गिरे, अब यह कुत्ते की मरम्मत करेंगे और बुरी बुरी गालियां देंगे। सिमट कर कुत्ता पीछे खींचेगा और अब मालिक साहब कुत्ते को घसीटते हुए ले जा रहे होंगे। लेकिन पल भर बाद ही कुत्ता यह मार भूल जाएगा और फिर जंजीर खींचता आगे आगे चलने लगेगा। बदले बदले में फिर ठुकाई होगी और पहले से भी ज्यादा गालियां मिलेंगी। तब दोनों के दोनों पटरी पर अचानक रुक कर खड़े हो जाएंगे और फाड़ खाने वाले आंखों से एक दूसरे को घूरेंगे। कुत्ते की आंखों में खौफ होगा और मालिक की आंखों में नफरत। जब भी ये दोनों निकलते हैं हमेशा यही होता है। कुत्ता अगर बिजली के लट्ठे के पास रुकना चाहेगा तो बड़ो उसे रुकने नहीं देंगे, घसीटते चले जाएंगे। जब यह कमबख्त चलते चलते ही बूंद टपकाता जाएगा, लेकिन भीतर कहीं कमरे में अगर कुत्ता नहीं पेशाब कर दे तो और भी ठुकाई हो। 8 साल से यही होता चला आ रहा है। सेलेस्ता तो हमेशा कहता है चूल्हे पर पानी में डूब मरने की बात है, इसका कुछ न कुछ इलाज जरूर होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन इलाज क्या हो? हाल में हमारे भिड़ंत के समय सलामानो कुत्ते पर बमक रहा था और दोगले लिचड़ लेंडी कुत्ते जैसी गालियां दे रहा था। मैंने कहा नमस्कार, लेकिन वहां सुनने की फुर्सत किसे थी? वहां तो धारा पर गालियां चल रही थी। सोचो, लाओ यही पूछो पूछ लो कि कुत्ते ने इस बार क्या कर डाला है। मगर फिर भी जवाब नहीं मिला। हाँ, वह गाली गलौज जारी रही, साले लेंडी इत्यादि इत्यादि। सब साफ साफ तो नहीं दिखा, लेकिन लगा सलमानो कुत्ते के गले में पट्टे में कुछ ठीक कर रहा था। मैंने इस बार जरा और जोर से पूछा। बिना पलटे ही जल बुनकर मुंह ही मुंह में वह बड़बड़ाया, साला कमबख्त हमेशा बीच में टांग अड़ाता है। इसके बाद जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की कि कुत्ता सारा जोर लगाकर पीछे खींचने लगा और फर्श पर पसर कर पड़ गया। अब बूढ़ों को कुत्ते की जंजीर पकड़ कर एक एक सीढ़ी ऊपर घसीटना पड़ा। उसी समय हमारे तल्ले पर रहने वाला एक और आदमी भी सड़क की ओर से तितर बितर आया। इसके बारे में यहाँ आम धारणा यह है कि यह औरतों का दलाल है, मगर इससे पूछो कि क्या काम करते हो तो बताता है कि वह माल गोदाम में नौकर है। हाँ, यह जरूरी है कि अपनी सड़क पर इससे ज़्यादा लोग नहीं जानते। मुझसे तो अक्सर इसकी दुआ सलाम हो जाती है। मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो ध्यान से इसकी बात सुन लेता हूँ। सो कभी कभी एक आध बात करने करने मेरे कमरे में भी नज़र आ जाता है। और सच पूछो तो मुझे इसकी बातें काफ़ी रोचक लगती हैं। शायद इसलिए मुझे इससे कन्नी काटने की कोई वजह नहीं दिखाई दी। नाम है सिंते, रेमंड सिंते। गठीले बदन का ठिगने सा कद, गुस्से बाजू जैसी नाक और हमेशा चुस्त दुरुस्त कपड़ों से मिले। एक बार सलामानो को लेकर इसने मुझसे कहा, बेशर्मी की हद है। फिर पूछा था, जिस ढंग से यह बुढ़ा कुत्ते के साथ पेश आता है, इससे आपको नफरत और चिड़चिड़ाहट नहीं होती? मैंने जवाब दिया, नहीं तो। हम दोनों, सिंते और मैं, ने साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ी। मैं अपने कमरे की ओर मुड़ने को हुआ तो वह बोला, देखिए, आप आज खाना मेरे ही साथ खाएं तो कैसा रहे? हलवा और शराब है अपने यहाँ आज। सोचा चलो आप खाना अपना खाना बनाने से झंझट से जान छूटी। कहा, बहुत ही शुक्रिया। कमरा इसके पास से भी एक ही है, बिना जंगले वाली छोटी सी रसोई है। देखा, बिस्तर के ऊपर टांड पर गुलाबी और सफ़ेद पलस्तर की बनी देव मूर्ति भी रखी है। सामने वाली दीवार पर नामी खिलाड़ियों और नंगी औरतों की तस्वीरें पिन लगाकर ठुकी हुई हैं। बिस्तर नहीं किया गया था और कमरे में चारों तरफ गंदगी थी। घुसते ही उसने जाकर मोम वाले लैंप जलाया, फिर जेबों में हाथ ठूस ठूस कर कपड़े को चिकट सी पट्टी निकाली और उसे सीधे हाथ पर लपेटा। मैंने पूछा, क्या तकलीफ है? बोला, एक आदमी ने बड़ा तंग कर रखा है, सो उसी से जरा हाथापाई हो गई थी। बताने लगा, मुसीबत मोल लेता फिरूं, ऐसा आदमी मैं नहीं हूँ। हाँ, यह और बात है कि गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है। वह आदमी ललकार कर बोला, मर्द बच्चा है तो ट्रेन से नीचे उतर। मैंने कहा, बक बक मत कर, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस पर बोलता क्या है? साले में हिम्मत ही नहीं है। मैंने कहा, जवान बंद करता है या आकर मैं करूं? तो जवाब देता है, जरा करके तो देख। मुझ में इतनी ताब कहाँ। जो दनाक से मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया तो चारों खाने चित। मैं कुछ देर रुका कि अब उठे, फिर उससे सहारा देकर खड़ा करने लगा। लेकिन जब कुछ नहीं और बस नहीं चला तो आपने पड़े पड़े वहीं से लात चला दी। अब तो मैंने घुटने का एक रद्दा और दो देकर जो दो जड़ाप लगाए कि सूअर की तरह खून थूकने लगा। मैंने पूछा, कहो, अब भी तो जी भर गया ना? बोला, जी हाँ। बातें करते करते सिंते अपनी पट्टी भी ठीक करता
ठीक करता जाता था। मैं बिस्तर पर ले बैठ गया। वह बोला, सो भाई साहब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर? वह तो खुद चाहता था। मैं ठीक कहता हूँ ना? मैंने सिर सिर हिलाकर स्वीकार किया। वह बोलता रहा, लेकिन बात यह है कि मैं एक दूसरे ही मामले में आपकी सलाह चाहता हूँ। यूँ उसका संबंध इस बात से भी है। आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, मुझे पता है आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप इतना कर देंगे तो मैं ज़िंदगी भर आपका साथ दूंगा। भाई साहब, मैं कभी किसी का एहसान नहीं भूलता। जब इस पर भी मैं कुछ नहीं बोला तो उसने पूछा, आप चाहें तो हम लोग पक्के दोस्त हो जाएं? मैंने कहा, मुझे क्या आपत्ति है। लगा इससे उसकी तसल्ली हुई। उसने भुना पुडिंग निकाल कर बर्तन में पकाया और शराब की 2 बोतलें मेज पर रखकर खाना सजा दिया। इस बीच वह एकदम चुप था। जब हम खाना खाने बैठे तो उसने अपनी राम कहानी शुरू कर दी। शुरू में जरा सी झिझक झिझक थी, बाद में नहीं रही। यह सारा झगड़ा भी वहीं एक लड़की के पीछे है। बात यह है कि काफ़ी दिनों से मेरे और उस लड़की के बीच लगातार शारीरिक संबंध है, और आपसे क्या छिपाना, मैंने उसे रखेल की तरह रख लिया है। अच्छी खासी रकम मुझे उस पर खर्च करनी पड़ती है। जिस आदमी की मैंने ठुकाई की है वह उसी का भाई है। जब देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा तो वह बताने लगा कि उसे पता है आसपास के लोग साले उसे लेकर क्या क्या कहते हैं, लेकिन यह 16 आने बकवास है। औरों की तरह उसके भी अपने सिद्धांत है। वह अभी माल गोदाम में काम करता है। हाँ, तो मैं क्या आपको क्या बता रहा था कि वह कहने लगा, एक दिन मुझे पता चला कि कमबख्त मेरे साथ दगा कर रही है। अगर फिजूल खर्ची न करे तो इतना पैसा मैं उसे दे देता था कि आसानी से अपना काम चलाती रहे। 300 फ्रांक कमरे का किराया देता था, 600 फ्रांक उसे खाने पीने का देता था। फिर कभी मोजे, कभी कुछ दुनिया भर के भेंट उपहार, तो ये सब चलते ही रहते थे। इस तरह से 1000 फ्रांक महीने महीने का चक्कर था, लेकिन नवाबजादी का उससे पूरा ही नहीं पड़ता था। हमेशा वही रोना कि मैं जो देता हूँ उसमें खर्चा नहीं चलता। सो भाई साहब, एक दिन मैंने तो कह दिया, सुनो, दिन में कुछ घंटे कुछ काम दाम क्यों ना कर लेती हो? इससे मुझे भी और ज़्यादा आराम हो जाएगा। देखो, इस महीने मैंने तुम्हें एक नया फ़्रॉक ला कर दिया है। तुम्हारा किराया देता हूँ, खाने पीने के 20 फ़्रॉक रोज़ देता हूँ, लेकिन तुम तो कॉफ़ी रेस्टोरेंट में जा जाकर जाने किन किन लड़कियों के बीच पैसा फूकती हो। उन्होंने दुनिया भर की चाय कॉफ़ी में पिलाती हो। पैसा तो सारा मेरी ही जेब से जाता है ना। मैं तो तुम्हारे साथ शराफत का व्यवहार करता हूँ और तुम हो कि ये बदला देती हो, लेकिन काम करने की बात भला वह क्यों सुनने लगी? अपने ही अपनी लगाए रही। तुम जो कुछ कहते हो उससे मेरा तुम जो कुछ देते हो मेरा काम नहीं चलता। फिर एक दिन पता चल लगा कि वह मेरे साथ चाल खेल रही है। आगे सुनते मुझे बताता रहा कि कैसे लड़की के बटुए में उसे एक लॉटरी का टिकट मिला। जब पूछा कि इसे खरीदने को पैसे कहाँ से आए तो वह बता नहीं पाई। एक दिन फिर सिंते को 2 कंगनों की गिरवी रसीद मिली। इन कंगनों के उसने पहले कभी दर्शन ही नहीं किए थे। अब अब जाकर समझ में आया कि मेरे साथ चाल खेल रही है। पहले तो मैंने उसकी अच्छी तरह से सुनाई की, खूब खरी खोटी सुनाई। साफ कहा कि तुझे तो बस एक ही चीज़ चाहिए कि कब मौका मिले और कब किसी के साथ मुंह काला करे। भाई साहब, मैंने तो उसके मुंह पर सुना दिया, मेरी जान एक दिन अपने किए पर पछताओगी और मेरे पास वापस आने को रोओगी। सड़कों पर जूतियाँ चटकाने वाली ये जितनी लड़कियां हैं ना आज, उन सबको तुम्हारी किस्मत पर रशक है कि मुझ जैसे आदमी ने तुम्हें रखा है। इसके बाद सिंते ने उसकी ऐसी कसकर मरम्मत की कि खून थूकने लगी। इसके पहले उसे कभी यूं नहीं पीटा था। अरे यूं भी कभी प्यार प्यार में एक आध डोल जमा दिया तो क्या हुआ? और इस पर जब वह जरा रोती चिल्लाती थी तो उठकर खिड़की बंद कर लेता था। बाद में सब ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार तो मैं मामला ही जड़ से उड़ा दिया। बस कसक यही रह गई कि अच्छी तरह दिमाग दुरुस्त नहीं कर पाया। मेरा मतलब समझे ना? अब उसने बताया कि बस इस बारे में उसे सलाह चाहिए। लैंप धुआं छोड़ रहा था। कमरे में कमरे में इसे सिरे से लेकर उस सिरे तक चहलकदमी करना रोककर उसे बत्ती कम की। मैं बिना कुछ बोले चाले उसकी बात सुनता रहा। पूरी की पूरी बोतल मैंने अकेले चढ़ाई थी, सो सिर बनना रहा था।
अपनी सारी सिगरेटें फूंक चुका था और अब रेमंड की सिगरेटों पर धावा बोले था। नीचे देर से आने वाली एक आध ट्रेन गुजरी और उसके साथ साथ सड़क की आखिरी चहल पहल भी खत्म हो गई। रेमंड बोले जा रहा था। उसके सबसे ज्यादा खीज इस बात की थी कि मन में उसके कमबख्त लड़की से लगाव भी था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि सबक सिखाकर ही मानेगा। उसने कहा, पहले तो मेरे दिमाग में आया कि उसे किसी होटल में ले जाऊं और वहां जाकर स्पेशल पुलिस को बुला लूं। फिर जैसा भी हो, पुलिस वालों से कह सुनकर उसका नाम बाजारू रंडियों में दर्ज करा दूं। बस इतने इतने पर तो वह अपने आप से बाहर हो जाएगी। बाद में उसने अपने कुछ ऐसे दोस्तों से सलाह ली कि जिनका पेशा ही गुंडागर्दी का था। ये लोग अपने दुनिया भर के काम निकालने के लिए रंडियां रखते थे, लेकिन उनके पास भी कोई सचमुच कारगर रास्ता नहीं निकला। खैर, मैंने कहा, इसके सिवा उसका दिमाग दुरुस्त करने का कोई तरीका ही नहीं है। अरे, एक लड़की ने मेरे साथ दगा की है और आप हैं कि उसे संभालने का तरीका ही नहीं जानते। लानत है आपके ऐसे पेशे में रहने पर। जब सिंते ने जाकर यह बात उनसे कही तो उन्होंने सलाह दी कि तुम उस पर बाजारू रंडी का ठप्पा लगा दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सिंते को यह भी मंजूर नहीं था। अब समस्या यही सामने थी कि काफी सोच विचार कर कौन सा रास्ता निकाला जाए। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं आपसे एक और ही चीज़ चाहता हूँ। बहरहाल, सबसे पहले तो यह बताइए कि मेरी इस कहानी पर कुल मिलाकर आपकी क्या राय है। मैंने कहा, राय वाय तो कुछ नहीं, हाँ, कहानी मुझे दिलचस्प लगी। क्या मेरा भी यही ख्याल है कि लड़की ने सचमुच उसके साथ चाल खेली है। मुझे मानना पड़ा कि लगता तो कुछ ऐसा ही है। इस पर उसने पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या मैं क्या मैं नहीं मानता कि उसे सजा मिलनी चाहिए। या मान लो मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। मैंने कहा, भाई, ऐसे मामलों में कौन क्या कब क्या कर बैठेगा इसका कोई ठिकाना है। लेकिन उसे मजा चखाने की तुम्हारी इच्छा को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैंने और शराब डाली। रेमंड ने दूसरी सिगरेट जला ली और अपना आगे का इरादा समझाता रहा। खूब खरी खोटी सुनाते हुए वह उसे एक ऐसा चुभता हुआ पत्र लिखना चाहता था कि लड़की तिलमिला उठे और साथ ही उसे अपने करतूत पर पछतावा। फिर जब वापस रेमंड के पास आ जाए तो वह उसे संभोग के लिए बिस्तर पर ले जाए। अब उसे यह इतना उत्तेजित करे कि वासना के आवेश में वह पागल हो उठे और तब उठकर उसके मुंह पर थूक दे और लात मारकर कमरे से बाहर फेंक दे। मैं भी मान गया कि योजना बुरी नहीं है, इससे जरूर उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। रेमंड कहने लगा, समस्या यह है कि इस तरह का पत्र लिखने का मेरा बूता नहीं है। यही मुझे आपकी मदद चाहिए। जवाब में मैं जब कुछ नहीं बोला तो उसने पूछा, अभी एकदम लिख सकेंगे। मैंने कहा, नहीं, पर खैर, लाओ लिख ही डालूं। उसने फुर्ती से गिलास की शराब मुंह में उड़ेली और उठ खड़ा हुआ। तस्तरियों और जूठे बच्चे पुडिंग को इधर उधर सरकाकर मेज पर जगह बनाई। मोमजामे को मोमजामे को अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर चारपाई चारपाई के पास वाली मेज के दराज की से एक चारखाने का कागज निकाला। फिर एक लिफाफा काठ का लाल होल्डर और लाल स्याही भरी चौकोर दवात लाकर रखी। लड़की का नाम सुनते ही मैं समझ गया कि मूर हबसी जाति की है। बिना ज्यादा माथापच्ची किए जल्दी जल्दी खत घसीट डाला। हाँ, यह जरूर चाहता था कि रेमंड को तसल्ली हो जाए। आखिर उसकी मंशा पूरी न करने का कोई कारण ही नहीं था। लिख चुका तो पढ़कर सुनाया। वह सिगरेट के कष्ट लगाते हुए जब तब सहमति सूचक सिर हिलाता हुआ सुनता रहा। फिर बोला, जरा फिर से एक बार और पढ़ लीजिए। लगा बहुत खुश हो गया है। बत्ती सी दिखाकर हंसा। अब बनी है ना बात। मैं तो यार पहले से जानता था कि आदमी शक्ल से ही अक्लमंद लगते हो। तुम तो सब जानते हो, पूरे गायब हो। इस इस यार शब्द पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन जब उसने कंधे पर हाथ मारकर कहा, तो अब हम लोग दोस्त हो गए न, तब मुझे याद आया कि उसने यार कहा था। इस पर मैं जब चुप रहा तो उसने अपनी बात फिर से दोहराई, जो दोस्त हो न हो, मेरे लिए क्या फर्क पड़ना है। लेकिन उसने उतावलेपन को दिखाकर सिर हिलाकर मान लिया, हाँ भाई हैं। पत्र लिफाफे में बंद किया और दोनों ने मिलकर बाकी शराब खत्म कर डाली। इसके बाद गुमसुम बैठे दोनों सिगरेट फूकते रहे और सड़क पर एकदम सन्नाटा था। बस जब जब कोई कार गुजरती थी, आखिर
मैंने ही कहा कि अब काफ़ी रात हो गई। रेमंड ने भी स्वीकार करके कहा, आज तो रात जाती पता ही नहीं चली। उसकी बात सही थी। मन हो रहा था कि सीधा बिस्तर पर जा पड़ूं, लेकिन चलकर वहां तक जाना पहाड़ लग रहा था। जरूर मेरे चेहरे से बड़ी पस्ती और थकान जाहिर हो रही होगी, क्योंकि रेमंड बोला, मुसीबत में यूं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहले तो आश्चर्य मेरी समझ में नहीं आया, पर वह खुद ही बोला, तुम्हारी माँ के देहांत की खबर सुनी थी। खैर भाई, यह तो एकदम एक न एक दिन होना ही था, होना ही है सभी के साथ। इसके सारे इस कथन से मुझे सुख मिला। उससे मैंने यह भी कह दिया। खड़ा हुआ तो रेमंड ने बड़े आत्मीय भाव से हाथ मिलाया, कहा, पूरी समय से एक दूसरे के मन को समझते हैं। बाहर निकलकर मैंने उसके कमरे का दरवाजा बेड़ा और कुछ देर सीढ़ियों के सामने यूं ही अनिश्चित सा खड़ा रहा। सारी बिल्डिंग में कब्र सा सन्नाटा छाया था। जीने के तले से बड़ी सीली सिली और गाढ़ी गाढ़ी सी गंध निकलकर ऊपर आ रही थी। मुझे अपनी नसों में बजते खून के सिवा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। कुछ देर खड़ा खड़ा उसे ही सुनता रहा। तभी सलामानों के कमरे में कुत्ते ने कराना शुरू कर दिया, और उसकी यह हल्की सी दुख भरी कराह निद्रा स्तब्ध घर को भेद कर यूं उभरने लगी, मानो अंधेरे और सन्नाटे का जाल तोड़कर कोई फूल धीरे धीरे सिर उठा रहा हो। 4। 4 सारे हफ्ते दफ्तर में सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिली। रेमंड एक बार आकर बताया कि उसने पत्र डाल दिया है। इमैनुअल के साथ मैं 2 बार सिनेमा भी हो आया था। सामने पर्दे पर क्या क्या हो रहा है, यह पूरी तरह उसके पल्ले ही नहीं पड़ता था, इसलिए हमेशा पूछता रहता है। कल शनिवार था। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मेरी मेरी आ गई। लाल सफ़ेद धारियों वाले सुंदर कपड़े, पाँव में चमक के सैंडल। मेरी तो उस ऊपर से आंखें ही नहीं हटती। छोटी छोटी पुष्ट छातियों का उभार अलग ही दिखाई दे रहा था। धूप सी का चेहरा बादामी रंग के मखमली गेंदा फूल सा लगता था। बस से हम लोग अल्जीरियस से कुछ मील दूर तक परिचित समुद्र तट पर जा पहुंचे। यहाँ 2 उभरी हुई नोकदार चट्टानों के बीच रेत केवल एक पट्टी की शक्ल में फैली थी। ज्वार के समय पानी जहाँ तक आ जाता है, उस धार से किनारे किनारे पीछे दूर तक जाऊ के पेड़ों की कतार चली गई है। 4 बजे करीब धूप तो ऐसी तेज नहीं थी। हाँ, पानी जरूर सुहाता गुनगुना था। छोटी छोटी लहरें अलमस्त भाव से रेत पर अटखेलियां कर रही थी। मैरी ने मुझे एक नया खेल सिखाया। पहले तैरते तैरते लहरों के उछाले हुए झाग उछाले हुए झाग को मुंह मुंह में खूब भर और जब झाग मुंह में भर जाए तो चित लेटकर आसमान की ओर फुहारे की तरफ फूको। इससे आगे झागों का एक धुंध सा बन जाता है। यह धुंध या तो ऊपर ही हवा में खुल जाता है, या गुनगुनी फुहार की तरह वापस गालों पर आ गिरता है। लेकिन इस खेल में जब नमक मुंह में आ गया तो शीघ्र ही मुंह पर चिर पिराने लगा। तभी मेरी ने आकर पानी के भीतर ही मुझे कसकर बाहों में भर लिया और अपने होठ मेरे होठ पर दबाए ही रही। उसके जीभ से मेरे होठों की जलन शांत हुई। एक पल के लिए हमने अपने ही लहरों के हाथों में सौंप दिया, जिधर भी वह बहा ले जाए। फिर तैरते हुए वापस किनारे पर आ गए। हमने कपड़े पहन लिए तो देखा कि मेरी टकटकी बांधे मेरी ओर जा रही थी। उसकी आंखों में तारे झिलमिला उठे। मैंने दोनों बाहों में भरकर उसे चूम लिया। इसके बाद कुछ देर हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, एक दूसरे से होड़ लगाकर फिर हम गिरते पड़ते सामने के ऊंचे कगारे की ओर दौड़ पड़े। सारे समय में उसके मैं उससे बगल में ही पीछे रहा। लगा दोनों को लगी थी कि जल्दी से जल्दी बस करे, कमरे में आए और सीधे बिस्तर में जा घुसे। जाते समय मैं कमरे की खिड़की खुली छोड़ गया था, सो रात को बह कर आती शीतल मंद समीर हमारे धूप जले शरीरों को बड़ी सुहानी लग रही थी। मेरी ने बताया कि अगले दिन भी उसका कोई काम नहीं है। मैंने कहा, तब कल मेरे साथ ही दोपहर को भोजन क्यों नहीं करती? उसने हामी भर ली। मैं गोश्त खरीदने नीचे गया। लौटते हुए सुना, रेमंड के कमरे से किसी औरत के बोलने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद दूसरी तरफ बूढ़े सलामानों ने अपने कुत्ते का रोना शुरू कर दिया। शीघ्र ही सीढ़ियों पर पंजों और जूतों की थपथप सुनाई दे रही थी। फिर वही गंदे कुत्ते साले आगे बढ़। इसके बाद दोनों सड़क पर उतर गए। मेरी को मैंने उस बुड्ढे की आदतों के बारे में बताया, जो खिलखिलाकर हंसने लगी थी। उसने मेरा पजामा कमीज की तरह पहन रखा था। आस्तीन ने ऊपर चढ़ा ली थी। उसके हंसता देखकर मन हुआ कि यह यूं ही हंसती रहे।
पल भर बाद उसने पूछा, तुम मुझे प्यार करते हो ना? मैंने जवाब में कहा कि असल में इस तरह के सवाल का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता। सुनकर वह जरा दुखी सी दिखाई दी, लेकिन जब खाना तैयार हो गया तो फिर चहक उठी। बात बात पर हंसने लगी। जब जब वह यूं हंसती मेरा मन ऐसा होता कि उसे चूम लूं। ठीक उसी क्षण की ही बात है कि रेमंड के कमरे के कोलाहल चीख पुकार शुरू हो गई। पहले सुना कि कोई औरत खूब ऊंची और चिचियाती आवाज में कह रही थी। फिर रेमंड की दाढ़ सुनाई दी, तूने मेरे साथ दगा किया है कुतिया कमीनी, आज बताऊंगा कि मेरे साथ दगा करने से क्या होता है। दप दप पीटने की आवाज, फिर हृदय बेदी चीखें की सुनकर तन मन रोमांचित हो उठे। देखते देखते सीढ़ी पर लोगों का जमघट लग गया। मेरी और मैं भी बाहर निकले। औरत अभी तक चीख चिल्ला रही थी और रेमंड लात गुस्सों से उसका अंधाधुंध पीटे जा रहा था। मेरी बोली, उफ कैसी बेहूदगी है। मैं कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद मेरी बोली, जाकर किसी सिपाही को बुला लाओ। मैंने कहा, मुझे सिपाही विपाही से क्या लेना देना। खैर, देखते देखते एक सिपाही भी हाजिर हुआ। दूसरे तल्ले का एक नल मिस्त्री उसके साथ आ गया, साथ साथ आया। जैसे सिपाही ने गड़ा दड़ किवाड़ों पर घुसे मारे कि भीतर की आवाजें बंद हो गई। उसने फिर दरवाजा खटखटाया। पल बर्बाद औरत ने भीतर से फिर रोना शुरू कर दिया। रेमंड ने दरवाजा खोला। उसके निचले होठ पर टिकी सिगरेट थर थर झूल रही थी और चेहरे पर रोनी सी मुस्कुराहट थी। तुम्हारा नाम? रेमंड ने नाम बताया। सिपाही ने कठोर गैर मुलाहिजा स्वर में कहा, मुझसे बात करते वक्त सिगरेट मुंह से निकाल लो। रेमंड थोड़ा सकपकाया, लेकिन मेरी ओर देखकर सिगरेट मुंह में यूं ही लगाए रहा। सिपाही ने लपक कर हाथ घुमाया और फटाक से उसके बाएं गाल पर एक करार तमाचा जड़ दिया। होठों से छूटकर सिगरेट कई गज दूर जा गिरी। चोट से रेमंड का चेहरा ऐठा, लेकिन एक क्षण वह मुंह से कुछ नहीं बोला। फिर बड़े ही मुलायम लहजे से पूछा, अब सिगरेट का बचा हिस्सा उठा लूं न? उठा लो, सिपाही ने कहा, लेकिन आगे से याद रखना हम बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर तुम जैसे हबसियों की तो किसी भी हालत में नहीं करते। इस सारे समय लड़की रोती सी सकती और बार बार एक ही बात कहती रही, इस मुर्दे ने मुझे मारा, दलाल कहीं का। रेमंड ने बीच में ही पूछा, माफ कीजिए जामदार साहब, इतने चश्मदीद गवाहों के सामने किसी भले आदमी को दलाल कहना किस कानून में आता है? सिपाही बोला, अपनी चालाकी बंद करो। इस पर रेमंड ने लड़की की तरफ पलट कर कहा, फिक्र मत करो जाने मन, हम लोग फिर मिलेंगे, बस बस। सिपाही गुड़का और लड़की से बोला, चलो भागो यहाँ से। और रेमंड से कहा, थाने से जब तक बुलावा ना आए तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। जरा तो शर्म करो, नशे में धुत हो रहे हो, सीधा खड़ा तक नहीं हुआ जाता। ये तुम्हारा सारा शरीर कांप किस लिए रहा है? दुत नहीं हूँ जामदार साहब, रेमंड ने बताया। मैं तो जब जब आपको यूं खड़े होकर अपनी तरफ घूरते हुए देखता हूँ तो खुद ब खुद कपकपी चढ़ जाती है। अच्छा, झूठ कह रहा हूँ क्या? फटाक से फाटक से फटाक से उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और हम सब लोग चले गए थे। मैंने और मेरी ने मिलकर खाना बनाया, मगर उसे भूख नहीं थी। करीब करीब सारा मुझे ही खाना बनाना पड़ा। 1 बजे वह चली गई तो मैंने एक झपकी ले डाली। 3 के करीब दरवाजे पर खटखट हुई और रेमंड भीतर आया। चुपचाप पार्टी पर आकर बैठ गया। 1 मिनट हम दोनों में से कोई एक नहीं बोला। मैंने फिर पूछा, कैसा रहा? उसने बताया कि शुरू में तो सारा काम योजना के अनुरूप ही होता चला आया, लेकिन जिस समय लड़की ने रेमंड के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और उसे खून देखा तो वह आपे से बाहर हो उठा और पलटकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। बाद में जो कुछ हुआ उसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां था। चलो, तुमने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। क्यों? यही तो तुम्हारी ख्वाहिश थी ना? हाँ, यह तो है। वह मान गया, बोला, अब पुलिस जो मन हो सो करती रही। उसने अपने किए की सजा मिल गई और रही पुलिस सो उसे भुगतने का गुर रेमंड जानता है। लेकिन वह यह चाहता है कि जब सिपाही ने उसे मारा तब क्या मैं चाहता था कि वह भी पलट कर उसे मारे? मैंने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। सच तो यह है कि पुलिस से कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा। इस बात से रेमंड खुश हो गया और बोला, उठो जरा टहल आए। मैं बिस्तर छोड़कर बाल संवारने लगा। अब रेमंड ने उठ कहा, तुमसे तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी गवाही दे दो। मैंने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे यह भी पता तो चले कि कहाँ वहाँ कहना क्या होगा। अरे कहना कहाना क्या है? उसने जवाब दिया,
तुम जो बस यह बता देना कि लड़की ने वफाई वाकई मेरे साथ दगा की है, मैं गवाह बनने को राजी हो गया। हम लोग साथ साथ बाहर निकले। रेमंड ने एक कैफ़े में ले जाकर मुझे एक पैग ब्रांडी पिलाई। फिर हम लोग बिलियार्ड की एक बाजी खेले। बाजी बड़ी कड़ी थी, मैं थोड़े से नंबर से जीतते जीतते रह गया। अब उसने किसी चकले में चलने का प्रस्ताव प्रस्ताव किया, लेकिन मैंने मना कर दिया, मेरा मन नहीं था। धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए हम लौटे तो वह बताने लगा कि अपनी महबूबा से जी भरकर बदला चुकाकर उससे उतनी खुशी हो रही है। वह तरह तरह की बातें करके मेरा मन बहलाए रहा। इसे टालने में मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे भी मज़ा आया। घर के पास से पहुंचते ही डोडी पर सलामानो दिखा। बेहद बुखलाया लगता था। ध्यान आया कि साथ में कुत्ता नहीं है। चारों ओर घूम घूम कर देखा हुआ सलमाना फिर फिरकी की तरह घूम रहा था। कभी अपनी छोटी छोटी सुर्ख आंखें अंधेरे में गड़ाकर वहां कुछ तलाश करता, फिर आप ही आप कुछ बुड़बुड़ाता और सड़क पर कभी इधर और कभी उधर देखने लगता। रिमंड ने पूछा, क्या हो गया? तो उसने जवाब में एकदम कुछ नहीं बोला। फिर सुना, सुअर जैसे गुर गुर आवाज में कह रहा था, दोगला साला लेंडी कुत्ता। मैंने पूछा, कुत्ता कहाँ चला गया? इस पर पहले तो उसने भौहें तान कर मुझे देखा, फिर फटाक से बोला, जहन्नुम में। कुछ क्षण बाद अचानक उसने कुत्ते का पुराण शुरू कर दिया। अरे, जैसे और दिन ले जाता था, आज भी परेड ग्राउंड में ले गया था। वहाँ कोई मेला था, सो तिल धरने की जगह नहीं थी। मैं एक छोलदारी के सामने खड़ा हुआ हथकड़ी बादशाह का तमाशा देखने लगा। चलने के लिए मुड़ा तो देखा कुत्ता नहीं है। रोज सोचता था कि छोटा पट्टा लाऊंगा, लेकिन यह तो सपने में भी ख्याल नहीं आया कि साला जंगली इसमें से यूं सिर सरका कर 9 दो 11 हो जाएगा। रेमंड ने दिलासा दिया कि कुत्ता अपने आप घर तलाश करता करता आ जाएगा आ जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। उसने अनेक कुत्तों के किस्में सुन डाले जो मीलों का रास्ता तय करके मालिक के पास घर लौट आए थे, लेकिन लगा इससे बूढ़े की परेशानी दुगनी हो गई। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि लोग उसे मार मूर डालें? मेरा मतलब पुलिस वाले। उसकी खोज खाज देखकर हर कोई भागता है, इसलिए यह भी नहीं कि कोई उसे अपने यहाँ रख कर ही पाल ले। मैंने बताया, थाने के पास ही एक मवेशी खाना है। खोए हुए या लावारिस कुत्ते यहीं रखे जाते हैं। यहाँ कुत्ता जरूर वहाँ आएगा। थोड़ा बहुत बहुत जुर्माना दे दिलाकर वापस मिल जाएगा। उसने पूछा, अंदाजन कितना ले लेंगे? इसका मुझे ज्ञान नहीं था। इसके बाद वह फिर गुस्से से बनाना उठा। मैं और उस साले कुत्ते पर पैसा खर्च करूं? उसकी ऐसी की तैसी मार डालें उसे मेरी बला से। और उसने कुत्ते को अपनी कंठस्थ गालियां सुनानी शुरू कर दी। रेमंड ठठाकर हंसा और हॉल में आ गया। मैं उसके पीछे पीछे जीना चढ़ने लगा। हम लोगों ने विदा ली। 1 2 मिनट बाद ही फिर सलामानों के पैरों की आहट सुनाई दी। साथ ही मेरा दरवाज़ा खटका। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वह कुछ देर ठिठका खड़ा रहा और फिर बोला, माफ़ करना, तुम्हारा काम में हर्जा तो नहीं होगा ना? मैंने उसे भीतर बुलाया तो सिर हिलाकर इनकार कर दिया। निगाहें जूतों के पंजों पर लगी थी और गांठ गठीले जर्जर हाथ थर थर काँप रहे थे। बिना से आंख मिले उसने कहना शुरू किया, यूं मोशिए म्योर सोल, पुलिस वाले उसे मुझे इस तरह से छीन लेंगे क्या? नहीं छीनेंगे ना, नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे वे लोग। मगर मगर मान लीजिए उन्होंने कुछ कर करा दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैंने बताया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मवेशी खाने में लवारिस या खोए कुत्तों के लिए 3 दिनों तक मालिक के आने की राह देखी जाती है। इसके बाद जैसा ठीक समझते हैं करते हैं। वह आंखें फाड़े मुझे देखता रहा। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फिर नमस्कार कहकर चला गया। बाद में काफ़ी देर तक कमरे में उसके इधर से उधर घूमने की आहट आती रही। दीवारों के ओर से हल्की हल्की सी सूसू की आवाज़ आई तो मैंने अंदाजा लगाया कि बुढ़ा रो रहा है। तब न जाने क्यों मेरे मन में माँ की बात उबर उबर कर आने लगी। अगले दिन तड़के ही उठना था। भूख बिल्कुल नहीं थी, इसलिए बिना खाए खाए पिए सीधा बिस्तर पर जा पड़ा। 5 रेमंड ने मुझे दफ्तर में फ़ोन किया। कहा, एक बार जिस दोस्त के बारे में उसने मुझे बताया था, उसने मुझे अगले रविवार की छुट्टी साथ बिताने का निमंत्रण दिया है। अल्जीरियस
नगर के बाहर ही सागर तट पर उसका छोटा सा अपना बंगला है। मैं बोला कि निमंत्रण स्वीकार कर लेने में मुझे तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि यह रविवार तो किसी लड़की के साथ बिताने का वचन दे चुका हूँ। तपाक से रिमन ने कहा। तो फिर वह भी आ जाए। दोस्त की पत्नी दोस्त की पत्नी तो एक तरह से दोस्त की पत्नी को एक तरह से इससे बड़ी खुशी ही होगी। इतने पुरुषों के दल में वह एकदम अकेली नहीं रहेगी। अपने घरेलू कामों के लिए दफ्तर का फ़ोन इस्तेमाल किया जाए, यह मेरे साहब को पसंद नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी हो सके फ़ोन छोड़ देना चाहता था। लेकिन रेमंड ने कहा, लाइन मत काटना। फ़ोन उसने ही किया ही इसलिए था कि उसे और कुछ भी कहना है। इस निमंत्रण की तो कोई बात ऐसी नहीं, वह संध्या को ही बता देता। बात यह है कि वह कहने लगा, कुछ अरब सुबह से मेरा पीछा कर रहे हैं। जिस लड़की से झगड़ा हुआ था ना, एक तो उसका भाई है। घर लौटते वक्त अगर आसपास कहीं चक्कर काटता दिखे तो मुझे इशारा कर देना। मैंने कहा, जरूर जरूर। उस समय साहब का बुलावा आ गया। पल भर तो मैं सब शक पका गया। अब कहेंगे कि अपना काम करो, यूँ फ़ोन पर दोस्तों से गप्पे लड़ाने में वक्त बर्बाद मत करो। मगर शुक्र है ऐसा कुछ नहीं निकला। उनके दिमाग में कोई योजना थी, उसी पर बातचीत करना चाहते थे। अभी तक खुद कुछ नहीं तय कर पाए थे। बात थी पेरिस में कंपनी की एक शाखा खोलने की, ताकि पत्र व्यवहार में वक्त न बर्बाद करके बड़ी बड़ी कंपनियों का काम वहीं का वहीं किया जा सके। साहब जानना चाहते थे कि मैं वहां जाना चाहूँगा या नहीं। साहब बोले, तुम नौजवान आदमी हो, मुझे पता है पेरिस में जाकर मज़े लूटने को तुम्हारा दिल करता होगा, और हाँ, साल के कुछ महीनों में फ्रांस में इधर उधर भी घूम घाम लोगे। मैंने कह दिया कि अगर वे कहते हैं तो मैं चला जाऊँगा, यूँ यहाँ रहूँ या वहाँ, मेरे लिए एक ही बात है। उन्होंने फिर सवाल किया, तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि ज़िंदगी के रवैये में कुछ नया आए, पुराना छूटे? मैं बोला, साहब, अपनी असली ज़िंदगी को क्या कोई क्या कभी कोई बदल पाया है? जैसा एक डर रहा वैसा ही एक दूसरा। ज़िंदगी का अब जो रवैया या डर रहा है, मुझे तो उससे भी कोई शिकायत नहीं है। लगा मेरी बातों से उन्हें दुख हुआ। बताते रहे कि मैं हर काम में हमेशा टाल मटोल करता हूँ, कि मुझ में महत्वाकांक्षा नहीं है, और साहब के विचार से व्यवसाय में रहने वाले आदमी में महत्वाकांक्षा का न होना जबरदस्त कमजोरी है। मैं वापस अपनी मेज पर आ बैठा। सोचा, छोड़ो, कौन बहस करे, इससे उनका मिजाज ही बिगड़ेगा। लेकिन अपनी ज़िंदगी का रवैया बदलने की मुझे कोई वजह ही दिखाई नहीं देती थी, बुरी भली जैसी भी है। ठीक है, जिस महत्वाकांक्षा की बात वे कहते हैं, अपने विद्यार्थी जीवन में वह मुझसे भरी पड़ी है। लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़ने के साथ ही यह भी समझ में आ गया कि यह सब कोरी बकवाद है। उसी सांझ की बात है, मैरी ने आकर पूछा, मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं है। अगर वह इतनी ही उत्सुक है तो हम लोग शादी कर डालेंगे। इसके बाद उसने सवाल किए, मुझसे प्यार करते हो? जो जवाब मैंने पहले दिया था वही इस बार दे दिया। पूछना ही बेकार है, कम से कम इस तरह के सवाल का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी लगता है मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार व्यार कुछ नहीं है। उसने पूछा, अगर नहीं है, अगर ऐसा है तो शादी किस लिए करोगे? मैंने उसे समझाया कि वास्तव में इससे क्या आता जाता है। हाँ, अगर शादी करने से तुम्हें सुख मिलता हो तो चलो अभी इसी दम किए लेते हैं। बहरहाल बात तुम ही ने चलाई थी, मैं तो सिर्फ हाँ करने का गुनहगार हूँ। इस पर ही वह बताने लगी कि शादी का मामला गंभीर होता है, बच्चों का खेल नहीं है। मैं बोला, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। पहले तो वह कुछ विचित्र ढंग से मुझे घूरती रही, फिर चुप हो गई। कुछ देर बाद पूछने लगी, अच्छा, मान लो मेरी जगह कोई और दूसरी लड़की होती, और जितना कुछ तुम मुझसे चाहते हो उतना ही उससे चाहते, और जब वह शादी करने को कहती तो तुम उससे भी यूं ही कहते, हाँ कह देते? बेशक, वह बोली, मैं भी अभी तक इस धर्म संकट में हूँ कि तुम्हें प्यार भी करती हूँ या नहीं। इस बारे में मैं उसे बता ही क्या सकता था। बाद में कुछ देर सन्नाटा रहा। इस बीच वह मुंह में मेरे अजीब आदमी होने को लेकर कुछ कहती रही। सच बताऊं तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मैं तुम्हारे प्यार करती हूँ। वह बोली, हाँ, हो सकता है किसी दिन इसलिए घृणा भी इन्हीं बातों पर करने लगूं इस कारण। इस पर मैं भी क्या कहता, खामोश ही रहा। कुछ देर यह विचार में खोई रही, और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरी बाह पकड़कर फिर दोहराया, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहती हूँ, सचमुच तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं बोला, अच्छी बात है, जब चाहो हम शादी कर डालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब मैंने अपने साहब वाले प्रस्ताव का जिक्र किया तो ललकार कर बोली, पेरिस जाने को तो मेरा भी बड़ा मन है।
इस पर जब मैंने बताया कि मैं कुछ समय पेरिस में रहा हूँ, तो पूछने लगी कि पेरिस शहर कैसा है। मुझे तो बड़ा गिच पिच और बेजान सा शहर लगता है। कबूतरों के झुंड, अंधेरे गुटे गुटे चौक और आंगन, निचुड़े हुए लोग और फीके फीके चेहरे। फिर हम बाहर घूमने निकल गए और मुख्य सड़कों से होते हुए शहर के एक दूसरे सिरे तक चले गए। औरतें बड़ी खूबसूरत दिखाई देती थी। मैंने मैंने मेरी से पूछा कि उसे भी लगी या नहीं। बोली, हाँ हाँ, तुम जिस मतलब से पूछ रहे हो वह मुझे पता है। इसके बाद हम में से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं उसे अभी नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए प्रस्ताव रखकर चलकर सेलेस्तो के रेस्टोरेंट में साथ खाना खाना खाया जाए। वह कहने लगी, तुम्हारे साथ खाने में मुझे सचमुच बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज मैंने किसी और के साथ कह रखा है। अब हम लोग घर के पास आ गए हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है, फिर मिलेंगे।